आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। ये वीडियो का सारा क्रेडिट खान सर को जाता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा पढ़ाया गया और नोट्स के द्वारा के इस्तेमाल से ये हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। भारत के धरातल में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय भाग, 10.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर लंबाई तथा 6000 मीटर तक की ऊंचाई है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 चोटियां हैं वो इसी पर्वतमाला पर हैं। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, पृथ्वी तथा आंतरिक हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यह महान हिमालय के उत्तर में बेल्ट के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय, तैतीस हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल श्रेणी आती हैं, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि 8661 फीट काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, पियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर, पालतोरो ग्लेशियर 65 किलोमीटर, हस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी पामीर के घाट से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी शोक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इसे प्रतीक K2 दिया गया क्योंकि यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में मापा गया दूसरा शिखर था। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। K4 कैसपुरम प्रमुख चोटी है। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी रकापोशी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। यहाँ पर टर्शरियों से लेकर कार्बोनिक काल युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय पृथ्वी हिमालय में सर्च जोन या हिल्स लाइन द्वारा अलग होता है। पृथ्वी हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे महान सर्वोच्च हिमद्री या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची दुर्गम श्रेणी है। यह सदा रोमांचित होते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल MT एवरेस्ट को चोंगुलुंगमा सागर माता भी कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चुंगुलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिनाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद। इनकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है। पृथ्वी हिमालय या आंतरिक हिमालय, यहाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में जोजिला व ब्रुजिला दर्रा, कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ हैं। लघु तथा मध्य हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तथा चौड़ाई 800 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रेणी में इसका पश्चिमी विस्तार है। यहाँ पर पीर पंजाल बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल हैं। ढालों पर अनेक छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं।
प्रमुख घाटी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कनाडा घाटी, काठमांडू घाटी आदि हैं। शिवालिक हिमालय इसे उप हिमालय, ब्रह्म हिमालय, नवीन हिमालय, पस्तली भी कहते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर, हिमालय व पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में डावला, अबीर, मिरी, मिश्मी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती है, जिसे पश्चिम में धुंध, देहरादून, पूर्व में द्वारपुर, हरिद्वार कहा जाता है। ये पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में आराकामा पर्वत से मिल जाती हैं। शिवालिक का दक्षिणी पूर्वी समुद्री भाग अंडमान है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सर सिडनी बुराड़ द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों को आधार मानकर किया गया। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग, लंबाई 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय केरवा जलीय निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती होती है। केरवा चिकनी चट्टानी मिट्टी। कुमायूं हिमालय विस्तार सतलज नदी से काली नदी के मध्य का पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नंदा देवी 7,817 मीटर कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर है। नेपाल हिमालय विस्तार काली नदी से लेकर अलका नदी तक विस्तार, लंबाई 800 किलोमीटर। असम हिमालय विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार, लंबाई 750 किलोमीटर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विशाल मैदान कहलाता है। कुल क्षेत्र 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर। समृद्ध आवरण, पानी की प्राप्ति की उपलब्धता व अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, क्योंकि यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन 6 भागों में किया गया। बागर तेराई, बांगर, घाघर को कछारी भी कहते हैं, यानी काला डेल्टा। बाबर प्रदेश ये शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश में छोटे बड़े पत्थर के टुकड़ों के जलोढ़ भंग का निक्षेप करती है, जिसे बागर का नाम दिया गया। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई प्रदेश बाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ पर बाबर की नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और फिर से पुनः प्रकट हो जाती हैं भूतल पर, वह प्रदेश तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यह मच्छरों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है। काप प्रदेश काप रेत की कम मात्रा में रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, गादर मिट्टी, बागर मिट्टी। गादर मिट्टी प्रदेश जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है, इसे नदियों का बाढ़ का मैदान कछारी प्रदेश बनते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जोट होती है। इसका रंग हल्का या बालू कंकड़ युक्त होता है। बागर मिट्टी प्रदेश उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। मैदान ऊंचा है, इसलिए बाढ़ का जल नहीं पहुँचता, इसलिए इसे पुरानी काप्य मिट्टी वहाँ पर मिलती है। रही बागर मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहाँ पर कहीं कहीं वह नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी होती है। इसे रेही या कलर कहते हैं। यह यूपी, हरियाणा, पंजाब के सूक्ष्म भागों में पाई जाती है। डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने मोहनी के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन सिंधु तंत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज द्वारा निर्मित मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन 5 नदियों का संबंध पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। सिंधु और झेलम का दोआब, सिंधु सागर दोआब, झेलम और चेनाब का दोआब, जासर दोआब, चिनाब और रावी का दोआब, रचना दोआब, रावी और व्यास का दोआब, ऊपरी दोआब, बाहरी दोआब, ब्यास और सतलज का दोआब,
विस्तृत दोआब या विस्त दोआब, झेलम चेनाब है सिंधु के बीच का दोआब, सिंध सागर दोआब, गंगा का मैदान, यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा इसके निक्षेप द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है। भू-आकृति दृष्टि से भांगर और खादर इसके दो भाग हैं। मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से इलाहाबाद, पश्चिमी यूरोप विस्तार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत। पश्चिमी यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से वगैरह विस्तार। यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह भाग में परिवर्तन से पूरी तरह प्रभावित होता है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। निम्न गंगा का मैदान विस्तार हिमालय की तलछटी से लंबाकार गंगा के डेल्टे तक पश्चिम बंगाल में है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिमी बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय द्वीप व तराई क्षेत्र द्वार कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। यह तीनों ओर से पर्वतों पहाड़ियों से घिरा है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं पर द्वीप निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक प्रमुख द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। प्रायद्वीपीय पठार यह 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत पहले मकर रेखा पर था, लेकिन मतलब 1 साल के अंदर ही ये 5 सेंटीमीटर खिसकता है और धीरे धीरे खिसकते खिसकते यह जो है तैतीस सागर से टकराया, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। जब वह टकराया तो वहाँ गड्ढे बन गए। हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकली, जो कि अपने साथ कंकड़ पत्थर लाई और इस गड्ढे में बढ़ती गई। मैदानों का निर्माण जब भारत अरब सागर प्लेट से टकराया तो भयंकर भूचाल आया। इतना ज्वालामुखी फूटा कि लाखों सालों तक ज्वालामुखी फूटता रहा और लाखों लावा की जो परत थी ना, वो कई जगह पिच गई, जिसे ट्रैप कहते हैं। लावा की परत इतनी मजबूत हो गई कि वह बेसाइड बन गया, जिससे वह इतनी मजबूत हो गया कि जो भूकंप आता है ना, वो अंदर ही अंदर दम तोड़ देता है। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता। इसे सबसे ज़्यादा लावा महाराष्ट्र के पास निकलते हैं। इसका मतलब जब लावा टकरा रहा था तो इससे पहले वह प्रायद्वीपीय पठार तीनों में से था। सभी जानवर व पेड़ पौधे ढक्कन ट्रैप के नीचे आकर मर गए, लेकिन झारखंड, उड़ीसा, इसी कारण से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में लावा की काफ़ी अधिक लावा जो होता है मात्रा अधिक मतलब निकाला जाता है, जितना वहाँ पर गिरा था। लावा की सबसे मोटी जो परत है ना, वो हमारे महाराष्ट्र में गिरी थी, लेकिन वहाँ पर जो खुदाई करना है ना, वो काफ़ी कठिन है। लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खुदाई करना काफ़ी आसान है। इसी कारण यहाँ खनन करके कोयला जो होता है ना, वो निकाल लिया जाता है। महाराष्ट्र में भी जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनकी काफ़ी अधिकता है, लेकिन खनन करना जो है वो काफ़ी कठिन है। अरब सागर को खनन करके तो पेट्रोलियम अवश्य करें तो पेट्रोलियम की जो मिलेगा, हमें अवश्य मिलेगा। अरब सागर में एक जगह बम्बे हाईवे है, जहाँ से भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलता है। जब वह विस्फोट हुआ तो आसपास का क्षेत्र अगल बगल नीचा, इस तरह ऊंचाई का कम होना, समुद्र में जाके मिल जाना ही घाट कहलाता है। इसलिए इसे पश्चिम घाट कहते हैं। उत्तर में दक्षिण की तुलना करें तो दक्षिण का भाग बहुत ऊंचा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक कहने में त्रिभुज आकृति वाला भूखंड है। विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची कार्बन पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलांग व कार्गो इलोंग पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना के टूटने तथा इसके उत्तर दिशा में प्रवाह होने के कारण बना। अंततः यह बेल्जिया का एक भूभाग है, जो पुरानी क्रिस्टलागीन तथा रूपांतरित शैलों से बना। समांतर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जा रही है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम की ओर होता है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम में, पहले कच्छ पहाड़ियाँ, फिर मांडवा पहाड़ियाँ, फिर बलोटा पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ।
प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रभाव से स्पष्ट है। दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के प्रभाव से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय पठारों को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि अनेक पठार जो होते हैं अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे केंद्रीय उच्चभूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। केंद्रीय उच्चभूमि अरावली पर्वत श्रेणी, मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पहाड़, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। अरावली पर्वत का विस्तार अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो राजस्थान भागर को केंद्रीय उच्चभूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कार्बन काल में हुई। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अफवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अफवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थानी मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान, बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अत्यंत अंतस्थलीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली सूकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। कुरान घाटी जोरी, जालौर को उदयपुर से जोड़ता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की मुख्य जलवायु विभाजक है, जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, पश्चिम में अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ियों में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल है, तिलावरा जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ है। मेवाड़ का पठार का विस्तार राजस्थान में मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बेसाइट की चट्टानों से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्याचल संरचना, उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में दालखंड व बुंदेलखंड या पश्चिम में मेवाड़ का पठारी क्षेत्र तक है। ये बेसाइट की चट्टान में अपरक्षण यानी पैतरिंग के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा का पठार क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल, नर्मदा व ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदी है। चंबल नदी घाटी भारत में अवलिका प्रदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे पीड़ या उकात्या भूमि कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, नीमच, बांदा, मोगा तथा मध्य प्रदेश में 7 जिले दतिया, टोंकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर व विदिशा आते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट वेनिस की चट्टानी संरचना में अपक्षापतन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदियों द्वारा महाखंडों को उकात्या भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। विंध्याचल श्रेणी इसका विस्तार जो है हमारे गुजरात से लेकर विंध्याचल श्रेणी जो है ना मुख्य हमारी इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल या बिहार में कैमूर हिल कहते हैं।
विंध्य श्रेणी में दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। विंध्य श्रेणी में कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसे विंध्याचल के मूल तथा प्रस्थान की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लाल, बोला पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिजों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के निर्माण की दृष्टि से इसका जो है ना आर्थिक महत्व काफ़ी अधिक है। यह पर्वत श्रेणी जो है ना वो उत्तरी भारत और प्रायद्वीप भारत की मुख्य जल विभाजक है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। सतपुड़ा श्रेणी ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ व छोटा नागपुर के पठार तक है। ये पश्चिम में, पूर्व में राजपीला की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ मेकाल श्रेणी के रूप में फैली हैं। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 किलोमीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का भाव हुआ। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट पिनाइस की चट्टानों से हुआ। ये पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्वी पठार इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है: छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया जिला, उड़ीसा का उत्तर प्रदेश छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आते हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्व में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग के पठार की चोटी पारसा हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची हिल चोटी है। ये जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची के पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर उंडरू जलप्रपात है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित ऊष्मलाकृति दीपस्थलाकृति को पाटभूमि कहते हैं। पैटलैंड भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उखंडित भूक्षेत्र का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में हुआ, जिसका निर्माण अवतल या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा सवै महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी, इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, ओस्तुरहाट इत्यादि प्रभावित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयला के भंडार प्रचुर उपलब्ध है। दंडकारण्य का पठार इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है तथा यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत उबड़-खाबड़ अनुरूप क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों का भंडार महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। भारत में 3 धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। मालदा गैप, राजमहल गैप इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संरक्षण के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई। इसी कारण छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। गंगा नदियों के द्वारा लाए गए साधों का मालदा राजमहल गैप के निक्षेपण से डेल्टाई मृदा का निर्माण हुआ है। इस डेल्टा में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदरवन भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। उत्तर पूर्वी पठार मेघालय का पठार उत्पत्ति संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार ही पूर्व विस्तारित है, जो राजमहल गैरो गैप मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर कनिष्क, गारो, खासी जातियाँ, मिकर इत्यादि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। गारो खासी जनजातियाँ इसी पठारों में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्रों का केप रूपी स्वरूप अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है यहाँ खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित मानसी, रामा व चेरापूंजी विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यह धरावत संरचना से निर्मित शैलगान प्लेन सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी
पट्टिकाओं हिमालय पर्वत में अवस्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यह लैटराइट मिट्टी सतह पर वनों का विकास हुआ है। दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र को शामिल किया जाता है: दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। महाराष्ट्र में बेसाल्ट की चट्टानें लावा से निर्मित जो संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ, इसलिए यहाँ कपास की दृष्टि से बहुत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। धन्यवाद।